हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग के बारे में। इंग्लिश का ये सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का एनसीईआरटी का। और पहले बच्चों हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपको आपके व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे। तो व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप नए हैं तब भी जुड़ सकते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर व्हाट्सअप से जुड़ना होगा। लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग, तो हम चलेंगे बच्चों इसमें। अगर बात की जाए मुख्यतः तो एक बच्चा जो कूड़ा बीनता है उसकी कहानी के बारे में वर्णन किया गया है लेखिका द्वारा। तो हम कहानी को देखते हैं, चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, समझने का प्रयास कीजिएगा और समझकर इसको अपने जीवन पर भी अपनाइएगा। क्योंकि कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का मात्र हमारा मकसद यही नहीं होता कि हम उसके प्रश्न उत्तर लिख पाएँ, बल्कि उस कहानी का पढ़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए कि उससे हम कुछ सीख लेकर अपने जीवन में उसे अपना पाए। चलिए, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कभी कभी मुझे कचरे में रुपए मिल जाता है, कभी कभी मुझे कचरे में रुपया मिल जाता है। वाई डू यू दिस, वाई डू यू डू दिस, Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? I ask साहेब whom I encounter every morning screwing for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम यह क्यों करते हो? मैं साहेब से पूछती हूँ जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस में कूड़े फेंकने के स्थान पर धन मांगते या ढूंढते हुए मिलता है। ठीक है, यह प्रश्न वो किससे पूछती हैं? साहेब जिसका नाम था वो बच्चा उनके पड़ोस में हमेशा कूड़ा बीनते या धन मांगते या धन ढूंढते यानी कि कूड़ा बीनते हुए दिखाई देता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट एडमिटेड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ धका. His home is not even a distant memory. There was a many storm that swept away this field and homes. His mother tells him. साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है। उसकी माँ उसे बताती हैं कि बड़े बड़े तूफान आते थे और उनके खेत और घरों को बहा ले जाते थे। That why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do. He mutters looking away. Go to school, I say, glibly, releasing immediately how hollow the advice must sound. इसी कारण उन्हें शहर छोड़ दिया और धन तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां वह अब रहता है। यानी कि जिस शहर में लेखिका रहती थी उस शहर में वो भी रहता है। तो तूफान आने के कारण, उनका घर बह जाने के कारण वो लोग इस शहर में आ चुके थे। मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब ये लेखक जो बच्चा है साहेब वो जवाब दे रहा है। ठीक है, क्या? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है। स्कूल जाया करो, मैं बड़ी चतुराई के साथ कहा और तुरंत ही यह मासूम महसूस किया तो मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी। तो लेखिका जो थी उन्होंने उस बच्चे से कहा, बच्चे ने बोला कि मेरे पास इसके अलावा, मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास करने के इसके अलावा और है क्या। तो उसके बाद वो बुदबुदाता हुआ बोला। तो लेखिका ने बहुत चतुराई के साथ कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। लेकिन फिर लेखिका को बात समझ में आ गई और फिर वो अपने प्रश्न पर खुद सहज यानी कि शर्मा गई।
देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पड़ोस में कि कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनाएगा तब जाऊंगा। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बनाएगा तब जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाल्फ जोकिंग, यस ही सेज स्माइलिंग बोल्डली। तो अब लेखिका यहाँ पूछती हैं, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछी। हाँ, वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। मैं कुछ ही दिन बाद देखती हूँ कि वह मेरे पास दौड़कर आता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? जो साहब था वो लेखिका से प्रश्न पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वादा करने के कारण शर्म से भरी मैं कहती हूँ, स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। बट प्रॉमिस लाइक मेन अबाउट इज एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड। किंतु मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार के हर कोने में पड़े थे। यानी कि जो थे लोग आते थे उससे वादे करते ही रहते थे। ऐसे वादे देखेंगे आप इस समय भी, तो हम लोग जाते हैं तो लोग थोड़े से वक्त के लिए तो किसी से वादे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उन वादों को भूल जाते हैं। एक सिंपली पॉलिटिशियन की तरह हमारे आज समाज में लोग भी एक जीते जागते, पहले तो बस पॉलिटिशियन ही झूठ बोला करते थे, लेकिन हम गरीबों के प्रति थोड़ी देर के लिए सद्भाव दिखाते हैं, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं, और ख़ासकर हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। उसे महीनों जानने के बाद मैं उससे नाम पूछती हूँ। साहेब ए आलम, ही अनाउंस। वह घोषणा करता है। साहेब ए आलम, वह नहीं जानता था कि इसका अर्थ क्या है। ही डज नॉट नो वॉट इट्स मीन। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे इसका अर्थ संसार का मालिक पता लग जाए तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। अनवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिस्पेयर एट नून। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। अपने नाम से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। जो नंगे पैरों वाले लड़कों की ऐसी फौज है जो सुबह पंछियों की भांति दिखाई पड़ती हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। लग रहा है मैं ज़्यादा हिंदी मतलब बता दिया बिना पढ़े। देखिए यहाँ तक पूरा था। वेयर फूड बॉयज अपीयर अ मॉर्निंग, डिसअपीयर एट नून बर्ड्स। नहीं, ठीक बताया हुआ। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू ओवर द रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम एंड द व्हाई वर यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो महीनों से मिलते रहने के कारण उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। जैसा हम लोग के साथ अक्सर होता है कि अगर हम किसी से महीने देखते रहे, बस किसी को देखती भी रहे, तो उनसे कुछ जान पहचान हो जाती है। मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स। मैं उनमें से एक से पूछती हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी
है? आई आस्क वन। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। वह सीधा सा उत्तर देता है, मेरी माँ ने उन्हें ताका या ताड़ से नीचे नहीं उतारा। मेरी माँ ने उन्हें तखा यानी कि जो ऊपर रखा रहता है उससे नीचे नहीं उतारा। वो बहुत सीधा सा सिंपल सा आंसर देता है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। दूसरा जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं कहता है वह उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा। अगर वह दूसरा कहता है जो बेरंग यानी कि 2 कलर के जूते पहना हुआ था, वो कहता है कि अगर वो उसे उतार भी दे चप्पल को तो वह उसे फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life. तो जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूं तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है। जब वो इस पे टिप्पणी करती है, बोलती है, तो वो अपने पैरों को इधर इधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता। एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे कहता है मुझे जूते चाहिए। सॉरी, कहाँ गया? द थर्ड बॉय, ठीक है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, I have seen children walking barefoot in cities on village road. It is not a lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation. I wonder. Explanation I wonder से हम लोग आगे पढ़ेंगे। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में व गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। यह पैसों की कमी के कारण नहीं है, वरना नंगे पैर रहना एक परंपरा है। यह नंगे पैर रहने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। यह नंगे पैर रहने के लिए औचित्य को सिद्ध करने के लिए क्या है? एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, आई फैन इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं हैरान हूं कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना नहीं है। क्या सतत जो गरीबी सतत रहने वाली है, बनी रहने वाली है, उसे व्याख्या के लिए एक बहाना ये काफी नहीं है। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम Oedip once told me as a young boy. I remember, मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। लेखिका को अब इस पर एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक आदमी ने एक बार उन्हें सुनाई थी। As a young boy, he would go to his school past an old temple where his father was a priest यानी पुजारी। तो he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. जब वह लड़का था तब वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था जहां उसके पिता पुजारी थे। वह थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, I visit his town and them temple, which was now drowned in the air desolation in the backyard where lived the new priest. There were a red and white plastic chair, a young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived
पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फ्लोटिंग बेड। अब फिर बताती हैं लेखिका कि 30 ईयर लेटर्स, ठीक है, 30 ईयर्स लेटर, 30 साल पश्चात मैं उसके कस्बे और मंदिर गई तो जब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था, जहां नया पुजारी रहता था, जो क्या था, अब जहां अब एक नया पुजारी आ चुका था, जो अब मतलब चेंज हो चुका था, सारी चीजें बदल चुकी थी। जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सी थी, स्लेटी रंग के ड्रेस में मोजे जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हाँफता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। Looking at the boy, I remember the prayer of another boy had made to the goddess when he had finally got the pair of shoes. Let's me never lose them. और मुझे लड़के की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now were shoes, but many other like the rakpis in my neighborhood remained shoeless like. अब पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे, परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूते के रहते थे। ठीक है, देख लेता हूं एक बार। लग रहा है इसमें कहीं एक पैराग्राफ मेरे द्वारा छोड़ दिया गया है क्या भाई? चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कहानी आगे जब मैंने पढ़ा तो पूरी नहीं समझ में आई मुझे। पोएट्री इवन ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, अगर छूटा होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए भाई, बात तो सही है। यहां से मैं पढ़ना था ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक लाइन बच्चों, एक पैराग्राफ मुझे जहां तक याद आ रहा है छूट गया है, मैं उसका हिंदी मतलब बोल देता हूं, समझ जाइएगा आप लोग। बुक अगर आप लोग के पास होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग करते समय लग रहा है कि वो पैराग्राफ छूट गया है। तो नंगे पाँव कूड़ा बीनने वाले, समझिएगा, जो पैरा नहीं है वो बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक नहीं है, वो भी पैरा आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ। माई एक्विटेंस विद द बेयर फूड लीड्स ऑफ सैम्पुरी अ प्लेस ऑफ देयर से लेकर पूरा बच्चों ये पैराग्राफ आपका है। चाइल्ड इट्स इन इवन मोर, देख लेता हूँ अगर इधर कहीं नहीं ना आ गया है कहीं। दिस मॉर्निंग साहब नहीं आया बच्चों, चलिए मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हिंदी मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ, सुन लीजिएगा। इससे पहले बच्चों, समटाइम्स के पहले की ये बात है। नंगे पाँव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुर ले जाता है। नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुर ले जाता है, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन दक्षिण रूप से या फिर अन्य प्रकारों से दिल्ली से मीलों दूर है। यहाँ
रहने वालों गैर कानूनी बसिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे। साहब का परिवार उन्हीं में से एक था। सीमापुरी उस समय बिहड़ था। यह अभी भी है, परंतु अब यह खाली नहीं है। टीन और तिरपाल के नालीहीन और जालापूर्तवीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वे 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय से बिना पहचान के और बिना परमिट के रह रहे हैं, किंतु उसके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाता है। देख सकते हैं उनके पास कोई पहचान नहीं है, लेकिन इतनी गंदी राजनीति है कि उन्हें बस मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया। अरे उनको ठीक है, मतदाता सूची में तो शामिल होना चाहिए, उनका अधिकार है कि वो भी सरकार चुने, लेकिन क्या उनका ये अधिकार नहीं है सारी चीज़ें मिलना? देखिए कहानी को, बांग्लादेश से आए हुए थे, गैर कानूनी रूप से रह रहे थे। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए बात तो सही है कि जीने के लिए पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? भोजन होता है। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सके और बिना पेट दर्द के सो सके, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। ऐसी फटी हुई साड़ियाँ पहने महिलाएं का एक समूह कहता है, जब मैं अपनी पूछती हूँ तो उन्हें अपने हरे भरे खेतों की नदियाँ एवं सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। उन्होंने जहाँ भी भोजन मिल जाता है वहीं वे अपने तंबू गाड़ लेते हैं, जो उनके स्थायी घर बन जाता है। बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं। और सीमापुरी के उत्तर जीवित का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना या धन संपत्ति है, यह उनकी रोज की रोटी है। उनके सिरों पर छत है, भले ही यह टपकती हुई छत क्यों न हो, किंतु बच्चों के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इतना चीज़ से जो पैराग्राफ हमसे छूट गया था, पैराग्राफ हमारे पास है तो हम पैराग्राफ में देखेंगे। चलिए बच्चों अब देख लेंगे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तभी मैंने आप लोगों को उसका मीनिंग बताने का पूरा प्रयास किया है। I sometime find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you do not stop scrolling, for there is hope of finding more. It seems that for a children garbage has meaning different from what it means their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it means for survival. कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है। साहब कहता है उसकी आंखें चमक उठती हैं जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा पाने की आशा रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका होता है उससे भिन्न है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी चीज़ें होती हैं और बड़े बूढ़े लोग इसके लिए जिंदा रहने का साधन होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से लास्ट से हमने छोड़ दिया। वन विंटर मॉर्निंग I see Sahib standing by the facing gate of the neighborhood club
watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game. He hums, connected to watch it standing behind the face. I have go inside when no one is around. He admit the gatekeeper let me use the swings. सर्दी की एक सुबह मैं साहेब को पास के क्लब के दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ। बड़े से दरवाजे के निकट खड़े हुए क्लब के देखती हूँ, जहाँ से वह सफ़ेद वेशभूषा पहने दो युवकों को टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देखता है। मुझे यह खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है, और इस बार वह पीछे से खड़ा होकर देखते ही संतुष्ट है। जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ और जब कोई वह स्वीकार करता है कि द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देते हैं। वह स्वीकार करता है कि जब कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ और जो द्वारपाल होते हैं वो मुझे झूले पर झूलने देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस मंथ अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया है ना। साहेब स्विंग, चलिए ये नेक्स्ट हमें देखना था। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. Someone gave them to me, he says in the manner of a man explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who phrase refused to wear them because of hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा अब यहां पे। साहेब इज टू वियरिंग, तो साहेब अभी टेनिस जूते पहने हुए, जो उसके गंदे कमीज और नीलकर पर विचित्र लग रहा था, उसके मतलब शरीर पर बहुत विचित्र लग रहा था। स्पष्टीकरण के रूप में वह कहता है, किसी ने मुझे यह जूते दिए हैं। वास्तव में किसी धनी लड़के ने उनको बेकार समझकर फेंक दिया है, जिसने उसको पहनने से मना कर दिया था क्योंकि वह जूते में छेद हो गया था। पर साहेब को इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो नंगे पैर चलता रहता है, एक छेद वाले जूते ने उसके स्वप्रसन्न को साकार कर दिया। लेकिन वह खेल जो वह इतनी सावधानी से देख रहा था, उसकी समझ से परे था। जो खेल वो देख रहा था वो उसकी समझ से क्या था, परे था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क, बोथ इन हिज हैंड is still consist. I know work in a tea stall. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 100 rupees and all my meals does like the job. I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel cans seem heavier than the plastic bag would he carry so lightly over his shoulder. The bag was his carrying belonged. The man was the tea shop. Sahib is no longer his own master. समझिएगा चीज़ों को ध्यान से। अब लास्ट है, आज सुबह, मतलब लास्ट है, इसके बाद हम कल लेंगे और कल हम दूसरे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी पोयम में 2 चीज़ें हैं, तो आज हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं, कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, दोनों एक ही चैप्टर है, लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग। आज सुबह साहेब दूध के दुकान पर जा रहा था। उसके हाथ में स्टील का कंसर था, मतलब दूर संकेत करते हुए वह कहता है, सड़क पर दूध, मैं अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ।
मुझे पूरा भोजन और 800 रुपये मिलते हैं। मैंने पूछा क्या वह इस कार्य को पसंद करता है। मैंने देखा कि उसके चेहरे से बेफिक्री गायब हो चुकी थी। स्टील का काउंटर अधिक भारी प्रतीत होता है प्लास्टिक की उस थैली की अपेक्षा जो वह कंधे पर आसानी से रखकर ले जाया। वह थैला उसका था और जो कंस्टर स्टील का है वो दुकानदार का था जिसका दूध का दुकान था। साहेब अब अपना मालिक नहीं रह गया था। यानी कि जो साहेब था वो अपना मालिक नहीं रह गया था, अब वो एक दुकानदार के दुकान पर काम करने लगा था। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक पार्ट आपका आज यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग इसके आगे की कहानी को फिर से करेंगे। आज की कहानी अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बच्चे एक बार फिर से आप अपने से बुक को रीड करें और फिर से चीज़ों को समझें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप नए बच्चे हैं जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं बता देता हूं बच्चों, अगर आपको इससे क्वेश्चन आंसर चाहिए और भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए, हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, इससे जुड़ जाएगा 9532060199। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, फिर इससे जुड़ जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।